तो देखिए ये आपका जो 9th चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, माइक्रोब्स के बारे में। किस तरीके से माइक्रोब्स ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूजफुल हैं और हार्मफुल हैं। तो ये आपके हार्मफुल भी हैं और यूजफुल। तो किस तरीके से यूजफुल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो इस चैप्टर में हम उसी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको बता दें, ये माइक्रोब्स होते क्या हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो ये आपके वो माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो कोई तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख जाता है और किसी को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो आपने जैसे माइक्रोब्स में सुना होगा वायरस, इसकी स्टडी ही जब हुई थी जब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। तो ये आपके जनरली एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और जिसमें आपके वायरस भी आते हैं। वायरस भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन ये लिविंग बीइंग्स नहीं है। वायरस जो है आपके लिविंग बीइंग्स नहीं है। इन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जब वायरस अगर इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, तो वो नॉन लिविंग होता है। जब वायरस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है तो वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो उसमें लिविंग प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब बाहर अगर होगा तो एक कण के जैसा, पार्टिकल के जैसा होगा, उसमें कोई भी लिविंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जब ये किसी लिविंग बीइंग्स के अंदर चला जाएगा, लिविंग सेल के अंदर चला जाएगा, तब इसमें लिविंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये आपका लिविंग नहीं होता, इसे हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते, बल्कि ये तो आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है। क्लियर? फिर आपके लिविंग्स में चलें तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये आपके माइक्रोब्स हैं। फिर आपके यूकैरियोटिक सेल वाले प्रोटोजोन्स, जैसे अमीबा, ये सब आपके माइक्रोब्स हैं। फिर आपके फंजाई, आपकी यूनिसेलुलर फंजाई, तो ये सब आपके माइक्रोब्स हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप। तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली आपके पूरे वर्ल्ड में फैले रहते हैं, हर जगह प्रेजेंट रह सकते हैं। हर जगह में ये आपके जो है सॉइल में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ये आपके सॉइल में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, एयर में भी रह सकते हैं, और किसी प्लांट और एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर भी डिपेंड रह सकते हैं, हमारी बॉडी में भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी अपन किसको कहते हैं, भगवान को, मतलब हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। तो ये माइक्रोब्स भी हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। तो कई माइक्रोब्स हमारे अंदर रह के हमें डिजीज कॉज करते हैं,
कई प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, कई माइक्रोब्स आपके अदर ऑर्गेनिज्म में भी रह के जो डिजीज कॉज करते हैं। तो ये आपके हर जगह प्रेजेंट है, एयर में, सॉइल में, वाटर में, तो हर जगह ये प्रेजेंट रहते हैं और इनका ह्यूमन वेलफेयर में बहुत ही बड़ा रोल है। मतलब ये ह्यूमन के लिए कई ह्यूमन या आपके कई चीजों के लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। अगर डिजीज कॉज करें तो हार्मफुल है, चीजों को फर्मेंट करें, सड़ाएं तो हार्मफुल है, फूड पॉइजनिंग करें हार्मफुल है। पर इनके द्वारा कई प्रोडक्ट ऐसे भी बनते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में एक बहुत ही बड़ा रोल है। ये आपके हर उस कंडीशन में पाए जा सकते हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल ना भी हो। तो ये आपके हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, स्नो की थिक लेयर, स्नो माने बर्फ की थिक लेयर में भी ये रह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कहलाते हैं, क्योंकि हर जगह ये प्रेजेंट रहते हैं। तो इन कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वायरसेस, वायरस के ही कुछ फॉर्म है विरियोइड्स, ये आपके विरियोइड्स और प्रियॉन्स, ये वायरस से भी छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं। विरियोइड्स और प्रियॉन्स वायरस से भी छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, ठीक। और कुछ आपके यूनिसेलुलर, प्लांट, एनिमल, तो ये सब आपके माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए आपको थोड़ा थोड़ा माइक्रोब्स के बारे में, सबके बारे में बता दें। तो हमने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, जिसे देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप। कुछ तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ लाइट और कुछ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए आपके वायरस के बारे में। हमने आपको बताया वायरस तो आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक है, और ये आपके सेल का तो बना ही नहीं है, ये केवल एक प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना है। बाहर इसमें प्रोटीन कोट की कवरिंग है, प्रोटीन कोट की कवरिंग है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। क्या बोलेंगे? कैप्सिड। और अंदर होता है कोई एक न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए, इन दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड होता है इनके अंदर। तो ये तो आपके सेल के भी नहीं बने। वैसे तो वायरस जो वर्ड है विरियन से बना है, विरियन मतलब पॉइजन। और आपने सुना होगा वायरस हमेशा किसी के अंदर भी चले जाएं तो डिजीज कॉज ही करते हैं, पॉइजनस इफेक्ट ही शो करते हैं। अभी तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस, जो कितना भयंकर आपके डिजीज कॉज करने के बाद कितनी इसने महामारी फैला दी, पैंडेमिक हो गया। एड्स वायरस, तो वायरस किसी के अंदर भी जाते हैं तो डिजीज कॉज ही करते हैं। सो दे आर हार्मफुल टू अस, दे आर हार्मफुल टू अस एंड ऑल्सो इन होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है। लेकिन एक इनका यूजफुल इफेक्ट भी हमारे साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने। ये आपके बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसे वेक्टर के फॉर्म में यूज करना सीख लिया। इसे किसके फॉर्म में यूज करना सीख लिया? वेक्टर। वेक्टर का मतलब जो एक जन से जीन को दूसरे में पहुंचा दे, जो एक लिविंग बीइंग से जीन को दूसरे में पहुंचा दे, उसे हम वेक्टर कहेंगे। तो आगे आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि वायरस का यूज आज वेक्टर के फॉर्म में किया जा रहा है। तो ये एक इसका यूजफुल इफेक्ट हुआ ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो ये हो गया वायरस। फिर आइए आपके
प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, आप सबने सुना होगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रे फंजाई। तो ये आपके जो हैं मेन चीज प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन है आपके? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया, आपने कई बैक्टीरियल डिजीज भी सुनी होंगी। बैक्टीरिया सेल के बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है पर क्रोमोसोम होता है। भाई क्रोमोसोम तो हर सेल में होता है, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं है पर क्रोमोसोम होता है। और ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। जो डिजीज कॉज करें, फूड पॉइजनिंग करें, वो हार्मफुल हैं। लेकिन जो कई फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होंगे। जैसे दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया। विनेगर कौन बनाता है? बैक्टीरिया। दही है, विनेगर है, या डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, वो कौन बना रहा है? आपके बैक्टीरिया। तो इस तरीके से मक्खन भी आपके, बटर भी आपके बैक्टीरिया। तो इस तरीके से कई बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हैं और कई बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल। तो बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। फिर आता है फंजाई। फंजाई सबने सुनी होगी, फंगस। फफूंद को कहते हैं फंजाई या फंगस। फंजाई आपके, वैसे जो फंगस है ये हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। आपने देखा होगा ब्रेड में फंगस लग जाती है। अब जिस ब्रेड में फंगस लगी है वो ब्रेड आप नहीं खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, कई फंगल डिजीज हो जाती हैं। तो इस तरीके से वो फंगस हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन कई फंगस हमारे लिए यूजफुल भी है। कई फंगस को हम एज ए फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सी ऐसी मशरूम। यस, मशरूम। मशरूम जिसे हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक। फिर आपके कई फंगस जो है फर्मेंटेशन में हेल्प करती हैं। आपके अल्कोहल, दारू किससे बनती है? ईस्ट से। ईस्ट शुगर को फर्मेंट करके अल्कोहल बनाता है। तो आपकी वाइन ये सब किससे बनती है? आपके फंगस से बन रही है। आपको मालूम है पिज्जा, बर्गर ये जो आप खाते हैं, तो इनके बेस को फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। ब्रेड, आपके बन, ये सारी चीजें फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं जिसको फर्मेंट करने के लिए फंगस का यूज किया जाता है, ईस्ट का। तो इस जगह हमारे लिए ये फायदेमंद है। तो इस तरीके से कई माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद हैं और कई माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ये आपके जो हैं कई माइक्रोब्स को हम जो है लैब में यूज करते हैं कल्चरिंग के लिए, और ये सारी चीजें ह्यूमन की बेनिफिशियल के लिए होती हैं। तो ये हुए आपके माइक्रोब्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और ये हमारे लिए हार्मफुल और यूजफुल दोनों हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में भी आपके काफी सारे फंगस और बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। किसके लिए? फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं आर्टिफिशियल, हम वो ना डालें, उनकी जगह हम कुछ माइक्रोब्स को डाल दें जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो वहां पे भी आपके माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। सीवेज आपको मालूम है, नाले का गंदा पानी फिर से आपके ट्रीटमेंट होके आपके आता है, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। बायोगैस प्लांट के लिए भी माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से माइक्रोब्स का हमारे ह्यूमन वेलफेयर में एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो अब चलेंगे हम हर एक के क्या क्या किस किस माइक्रोब्स का रोल है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले चले आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो आपको बेटा इस चैप्टर में
मेन क्या याद रखना है? मेन आपको ये याद रखना है कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है। तो ये एक आप चार्ट बना लेंगे, हम नोट्स भेजेंगे तो एक चार्ट में आप एक तरफ प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और एक तरफ उसमें यूज होने वाला माइक्रोब्स। तो इसमें आपको मेनली ये याद रखना। तो सबसे पहले चलते हैं, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या यूज है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज है? तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो हम आपको बता दें, कर्ड। दही बनता है। दही कैसे बनता है? माइक्रोब्स की हेल्प से। कौन सा माइक्रोब्स है? लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया जो मिल्क शुगर को आपके फर्मेंट करके, फर्मेंटेशन का मतलब जानते हैं? किसी भी चीज को सड़ाना, फर्मेंटेशन। वैसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट या एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन मतलब फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन। एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना। ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर कोई आपके फूड प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होता है तो उसे कहते हैं एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन। तो एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में आपके जनरली माइक्रोब्स यूज होते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया मिल्क की शुगर को फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। और जिससे मिल्क की क्या हो जाएगी? कर्डलिंग। ये आपके मिल्क की कर्डलिंग हो जाएगी और कर्ड बन जाएगा। तो कर्ड में जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपके क्या? लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से अगर हम दूध में थोड़ा सा दही डाल दें तो दही से वो माइक्रोब्स पहुंच जाएंगे। कौन से? लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे और इस मिल्क की शुगर को फर्मेंट करके उसे लैक्टिक एसिड में बदल देंगे और मिल्क कोगुलेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, दही जम जाएगा। तो अगर आप दही को माइक्रोस्कोप से देख लें तो आपको छोटे छोटे रेंगते बैक्टीरिया दिखाई देंगे, फिर आप नहीं खाएंगे। तो इसलिए मत देखिएगा कभी। हाँ, ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। ये जो दही में बैक्टीरिया हैं हमारे लिए यूजफुल हैं। ये लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए, हमारी बॉडी में एक तो विटामिन B12, दही से B12 मिलता है। दूसरी चीज, हमारी कैंसेरियस सेल को रोकते हैं, ग्रो करने से रोकते हैं। तो दही हमारे लिए फायदेमंद है। बेटा मीटिंग खत्म हो रही है, आप इसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी लिंक को फिर से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपके जो मिल्क की कडलिंग से आपके कर्ड बनता है जिसमें लैक्टोबैसिलस लेक्टाई बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे अंदर स्टमक में अदर माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकते हैं, बॉडी में कैंसेरियस सेल को बढ़ने से रोकते हैं और इससे हमें विटामिन B12, कैल्शियम सब चीजें मिलती हैं। तो ये हुआ आपके कर्ड। नेक्स्ट आ जाइए।